अब आगे देखते हैं। प्रश्नावली 1.2 को शुरू करने से पहले हमें आवश्यक है कि हम अपरिमेय संख्या के विषय में जान लें। जैसे कि आप परिमेय संख्या की परिभाषा जानते हैं कि किसी भी संख्या को अगर हम किसी भिन्न या p/q के रूप में लिख सकें तो वह परिमेय संख्या होती है अगर उसके हर में शून्य ना हो। अपरिमेय संख्या इसके ठीक विपरीत है कि अगर किसी संख्या रेखा पर स्थित कोई संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे उदाहरण के लिए वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, पाई इत्यादि हमारी क्या होंगी? अपरिमेय संख्या होंगी। अब ये आगे प्रश्नावली 1.2 देखते हैं। ये बहुत ही आसान है, इसमें सत्य और असत्य के कथन हमें छाड़ने हैं। इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य या असत्य कारण सहित बताइए। देखिए पहला प्रश्न इसमें है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। एक वास्तविक संख्या होती है। अब देखिए कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या, देखिए मैं आपको पहले बता चुका कि वास्तविक संख्या वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये रही हमारे पास संख्या रेखा। संख्या रेखा वह रेखा होती है जिसमें मध्य में शून्य, दाईं ओर धनात्मक संख्याएं और बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं होती। हमारी सभी संख्याएं जिन्हें हम इस संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकें वो सारी की सारी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। जैसे कि वर्गमूल 2 है, ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन वर्गमूल 2 का मान 1.41 के आसपास आता है, जिसको हम आसानी से इस संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इसलिए अपरिमेय संख्याएं क्या होंगी? वास्तविक संख्याएं होंगी। कारण यह होगा कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, इसलिए प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगी। तो इसका हल क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा सत्य, और आप इसके साथ इसका कारण भी लिख देंगे क्योंकि अपरिमेय संख्या को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। अब है प्रश्न नंबर 2। इसका प्रश्न नंबर 1 का दूसरा, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृत संख्या है। अब संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का नहीं हो सकता, क्योंकि अब इसी में है प्रश्न नंबर 3 का तीसरा, यह है 0.001 का बार। कुछ इस तरीके से सवाल है, इसको भी हम देख लेंगे। हम मान लेते हैं, माना x बराबर 0.001 का बार का मतलब है 001 001 001। इस तरीके से ये अंक, तीनों अंक रिपीट होते जाएंगे। तो x बराबर हमने मान लिया। अब हमने क्या करना है कि ऐसी संख्या लेनी है, ऐसी संख्या की दोनों पक्षों में गुणा करनी है जिससे हमारे पास कोई ना कोई एक सार्थक अंक दाईं ओर दशमलव के बाईं ओर बन जाए, और शेष जो संख्या है वो पुनः उसी तरीके से चलते रहे जैसे हमारे पास संख्या थी। तो मैं क्या कर रहा हूं, दोनों पक्षों में 1000 की गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 1000 के गुणा कर रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा? बाएं पक्ष 1000x बराबर, अब दाएं पक्ष में 1000 के गुणा करेंगे तो 0.1 2 और 3 अंक दाईं ओर खिसक जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बच गया? इधर 1 इस तरफ बच जाएगा दशमलव से पहले, और उसके बाद 001 दशमलव यहां के बजाय यहां पे आ जाएगा 001 001। इसी तरीके से आगे चलते जाएगा। इसको फिर व्यवस्थित रूप में हमने इस तरीके से लिखना है कि x भी हमारा इसके योग में आ जाए। तो इसको लिखेंगे हम 1000x बराबर 1 धन 0.001 001। और ये 0.001 001 हमारे पास क्या है? ये हमारे पास x हमने माना हुआ है, इसको वापस वही लिख देंगे बराबर 1 धन x
और x का पक्षांतरण करेंगे तो ये हो जाएगा 1000x माइनस x बराबर 1, और ये हमारे पास बच गया 999, x बराबर 1, और x का मान हमारे पास आ गया 1/999, और x किसको माना हुआ था हमने माना हुआ था 0.001 के बार को, तो इसका p/q का रूप क्या आ गया 1/999। इसी तरीके से हम पे एक चौथा प्रश्न है, ये कुछ इस रूप का है 0.999, इसको p/q के रूप में हमने व्यक्त करना है। तो हम देख लेंगे, हम मान लेते हैं इसको भी माना, x बराबर 0.9999, इसी तरीके से आगे चलता है। और एक अंक हमें दाईं ओर लाने के लिए हम क्या कर देते हैं, दोनों पक्षों में दस की गुणा करने पर दोनों पक्षों में 10 की गुणा कर रहे हैं तो ये हो जाएगा बायां पक्ष 10x, और ये दाएं पक्ष में 0.1 अंक दाईं ओर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 9.9999, इसी तरीके से आगे। और इसको लिखा जा सकता है 9.99 क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है 9 धन 0.9999, इसी तरीके से आगे। और ये 10x, और हम देख रहे हैं कि 9.0.999 को हमने ही क्या माना हुआ था, x माना हुआ था, तो इस x का पक्षांतरण करेंगे तो ये हो जाएगा 10x माइनस x बराबर 9। 10x में से x गया, ये बच गया 9x बराबर 9, यानी कि x बराबर कितना आ गया 9/9 बराबर 1, और ये x हमारा क्या था 0.9999, यानी कि ये किसके बराबर आ रहा है 1, जो कि सच में एक आश्चर्यजनक मान है, यानी कि 0.9999 अपने पूर्ण स्वरूप में 1 के निकट पहुंच जाता है। यही इसका आंसर है। अब किसी भी संख्या का अगर आप, जैसे इसमें प्राकृत संख्या 1 से शुरू है, और आप देखेंगे कि 2 का अगर आपने वर्गमूल निकाला या 4 का आपने वर्गमूल निकाला, या किसी भी संख्या का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो उसका मान ऋणात्मक नहीं हो सकता। पर लेकिन संख्या रेखा पर हमारे पास ऋणात्मक संख्याएं भी हैं, इसलिए संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m के रूप का नहीं हो सकता है। इसलिए ये जो इसका उत्तर आएगा प्रश्न नंबर 2 का, इसका उत्तर क्या होगा असत्य। और कारण आप लिख सकते हैं क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल ऋणात्मक, किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल ऋणात्मक नहीं हो सकता है, इसलिए यह असत्य है। अब इसमें पहले प्रश्न का तीसरा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, यह भी सत्य नहीं है। जैसे कि आप इस संख्या रेखा में देख रहे हैं, इसमें वास्तविक संख्याएं जैसे 2 है, 2 अपरिमेय संख्या नहीं है। जैसे 3 है, 3 अपरिमेय संख्या नहीं है। जैसे 4 है, यह अपरिमेय संख्या नहीं है। तो आप स्पष्ट देख सकते हैं कि सभी संख्याएं जो वास्तविक रेखा पर हैं वो अपरिमेय संख्या नहीं है, इसलिए यह कथन भी क्या हो जाता है असत्य हो जाता है। यह कथन भी असत्य हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है प्रश्नावली 1.2 का कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो कि एक परिमेय संख्या है। अब देखते हैं, हम उदाहरण के लिए लेते हैं कि धनात्मक पूर्णांकों में एक संख्या हमारे पास है जैसे 4, या हम ले लेते हैं एक संख्या हमारे पास है जैसे 9। तो 4 का वर्गमूल क्या हो जाता है? 4 का वर्गमूल हमारे पास हो जाता है 2, जो कि क्या है अपरिमेय संख्या नहीं है। तो ये इसका उदाहरण हो गया। अब जैसे 9 है तो 9 का वर्गमूल हमारे पास क्या हो गया 3, और 3 भी क्या है अपरिमेय संख्या नहीं है। तो यही इस प्रश्न नंबर 2 के लिए उदाहरण हो जाएंगे और यही इसका उत्तर भी हो जाएगा। अब है इसमें अगला प्रश्न, प्रश्न 3, प्रश्न नंबर 3,
जिसमें लिखा है कि वर्गमूल 5 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। वर्गमूल 5 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। मैं रफ तरीके से आपको इसको बता देता हूं, आप इसको पेंसिल और स्केल की सहायता से करेंगे। ये बहुत ही आसान है। बस आपको एक चीज यहां पे आ जानी चाहिए कि पाइथागोरस प्रमेय जो कि कहती है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। मैं लिख लेता हूं यहां पे कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अगर ये आता है तो इजिली इसको किया जा सकता है। तो ये जो प्रमेय है ये किस पर लगती है? समकोण त्रिभुज पर लगती है। समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसमें कम से कम एक कोण 90 अंश का हो या एक कोण समकोण हो। तो इस वाली प्रमेय से ये हो सकता है। अब मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए कि एक संख्या रेखा हमारे पास ये है जिस पर ये शून्य, इस तरफ धनात्मक संख्या है और इस तरफ ऋणात्मक संख्या है। अब हम देखते हैं कि वर्गमूल 5 को हमने प्रदर्शित करना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या करना है? हमने 0 से लेकर 1 तक की लंबाई को इकाई मान लेना है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? संपूर्ण त्रिभुज के लिए क्या हो जाएगा? ये हमारे पास आधार, और इतनी ही इकाई लंबाई का हमने इस पर क्या खींच देना है? लंब खींच देना है। आप इसको पेंसिल की सहायता से और स्केल की सहायता से करना ताकि ये सीधा बने। तो इसकी लंबाई भी इकाई 1 हो गई और इसकी भी क्या हो गई? इसकी लंबाई भी 1 हो गई। अब देखेंगे कि अगर आप इसको ज्ञात करेंगे, एक कर्ण भुजा, क्योंकि जो है लंब आधार के साथ क्या बनाएगा? 90 अंश का कोण बनाएगा, तो इसलिए समकोण त्रिभुज होगा। तो इस की सहायता से हम देख सकते हैं कि ये कर्ण भुजा, माना कि इसका नाम रख देते हैं हम, इसका नाम रख देंगे हम ए रख देते हैं इसका नाम रख देते हैं बी और इसका नाम सी। तो कर्ण क्या हो जाएगा हमारे पास? ए सी का स्क्वायर, लंब हमने इकाई मान लिया था 1 का स्क्वायर प्लस, और आधार हमारे पास 1 का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 1 की घात 2 है, तो 1 की कितनी भी घात हो हमेशा मान 1 ही आता है। तो 1 धन 1 कितना हो गया? 2। और ए सी का मान कितना आ जाएगा हमारे पास? ये स्क्वायर उधर जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा, तो इसका मान आ गया वर्गमूल 2। तो अगर आपसे कभी वर्गमूल 2 निरूपित करने के लिए पूछा तो आसानी से आप इसको बता सकते हैं। निरूपित कैसे करना है? आपने केवल क्या करना है? ए को केंद्र मानना है इस तरीके से प्रकार की सहायता से, और इतनी की त्रिज्या माननी है आपने, जितना वर्गमूल 2 है इतनी की त्रिज्या माननी है, और इसका एक चाप खींचना है इस तरीके से। और जहां पर इसने यह चाप संख्या रेखा को काटेगा, ए से लेकर इस तक की दूरी क्या हो जाएगी? वही वर्गमूल 2 होगा इस तरीके से। पर लेकिन हमें पूछा हुआ क्या है? वर्गमूल 5। तो हम इसी को आगे बढ़ाएंगे। अब क्या करते हैं? हम वर्गमूल 2 को आधार मान लेते हैं और 1 इकाई का इस पर क्या खींचते हैं? लंब खींचते हैं इस तरीके से। ये 1 इकाई का लंब खींचते हैं इस पर, और इस वाली भुजा को इससे मिला देते हैं इस तरीके से। तो फिर से हम कर्ण का इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। यहां पे देख ले, अब ये हो गया ए सी, ये हो गया, हम इसको डी मान लेते हैं, इस भुजा को डी मान लेते हैं। तो एडी हमारे पास क्या आएगा? एडी का स्क्वायर, यहां पे देखेंगे एडी का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास? ये आधार है, वर्गमूल 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास? 2, आधार का वर्ग प्लस लंब क्या है? 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 ही होगा। तो ये हो जाएगा एडी का स्क्वायर बराबर 2 रेख 3, और एडी कितना आ जाएगा हमारे पास? एडी हमारे पास आ जाएगा वर्गमूल 3। तो यानी कि ये वाली जो लंबाई है हमारे पास, ये कितनी आ गई? अंडर रूट 3। अब अंडर रूट 3 अगर आपको किसी ने संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए बताया, तो आप क्या करेंगे? एडी लंबाई का चाप लेंगे इस तरीके से, और इसको इस तरीके से संख्या रेखा पर क्या करेंगे? इस तरीके से बना देंगे, और जहां पर भी ये प्रतिच्छेद करेगा वही उसका क्या हो जाएगा? मान हो जाएगा। अब अगला देखेंगे आप। अब आपने क्या करना है? वर्गमूल 5 को निरूपित करना है। तो उसके अब हम क्या करते हैं? हमें वर्गमूल 5 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है।
तो हम क्या ले लेते हैं कि ये जो हमारे पास इस त्रिभुज ACD का कर्ण आया, इसको हम अगले त्रिभुज के लिए क्या मान लेते हैं, इसको AD भुजा को हम क्या मान लेते हैं, आधार, और इस पर वर्गमूल 2 लंबाई माना हमने, इस बिंदु को मान लिया E, तो ये ED का हम क्या खींचते हैं, इस पर लंब खींचते हैं। तो AE हमारे पास क्या आ जाएगा, AE आधार का वर्ग यानी कि वर्गमूल 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर से वर्गमूल कट जाएगा। चाहे तो आप एक लाइन इसमें बढ़ा लें, इस तरीके से इसको कर सकते हैं, वर्गमूल 3 का स्क्वायर प्लस, और ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर, इस तरीके से। तो ये हो जाएगा AE का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, और √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, 3 + 2 = 5, और AE हमारे पास क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर का पक्षांतरण करेंगे तो उधर हो जाएगा ये वर्गमूल में, ये हो जाएगा वर्गमूल 5। तो ये वाली जो AE लंबाई हमारे पास आई, ये कितनी आ गई, वर्गमूल 5। अब इसको अगर संख्या रेखा पर निरूपित करना है तो हम क्या करेंगे, A को केंद्र मानकर AE लंबाई का हम क्या करेंगे, इतनी लंबाई की त्रिज्या खींचेंगे, चाप ले लेंगे इतनी लंबाई का, और इसको इस तरीके से हम संख्या रेखा पर प्रतिच्छेद करेंगे इससे, और जहां पर ये काटेगा, जैसे कि यहां पे काट रहा, तो A से लेकर इस यहां तक के बीच की दूरी, इस 2 को मैं यहां ऊपर लिख लेता हूं, यहां तक के बीच की दूरी हमारी क्या हो जाएगी, वर्गमूल 5। तो इसी तरीके से आप किसी को भी इस संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। यह है प्रश्नावली 1.2। इसके उदाहरण भी पहले आप लोग कर लेंगे। अब अगली प्रश्नावली शुरू करने से पहले हम देखते हैं परमेय संख्याएं व अपरमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार। परमेय संख्याओं के जो दशमलव प्रसार होते हैं वो 2 तरीके से, उनमें 2 स्थितियां होती हैं। पहली स्थिति कि जब शेषफल 0 हो जाता है, इसमें क्या होता है कि जैसे कोई संख्या हम ले लेते हैं कि माना कि हम 2 की भाग 6 में दे रहे हैं, तो इसमें क्या है कि पूरी तरीके से भाग चले जाता है भाज्य में भाजक का, और शेषफल हमारा क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो ऐसे दशमलव प्रसार को, इसमें दशमलव प्रसार का जो प्रकार होता है वो कैसा होता है, वो शांत प्रकार का होता है। इसमें दशमलव प्रसार शांत होता है। आप किसी संख्या का किसी संख्या में भाग दें और शेषफल क्या आ जाए हमारे पास, 0 आ जाए, तो दशमलव प्रसार उसका कैसा होगा, शांत होगा। परमेय संख्याओं में एक दूसरे प्रकार की स्थिति भी होती है, उसमें क्या होता है कि शेषफल हमारे पास 0 नहीं आता है। एक उदाहरण के लिए हम एक संख्या ले लेते हैं, जैसे हमारे पास एक संख्या है 10/3, एक परमेय संख्या है। आप देख सकते हैं इसे हम P/Q के रूप में लिख रखा है हमने, और यहां पर जो Q हर है वो 0 के बराबर नहीं है। तो इसका जब हम दशमलव प्रसार करेंगे, जब 3 की भाग 10 में देंगे, तो हमारे पास किस तरीके से मान आता है, ये जैसे 3.333 आता जाएगा। हमारा शेषफल कभी 0 नहीं होगा, और भागफल में 1 अंक की या 1 से अधिक अंक की क्या होती रहेगी, पुनरावृत्ति होती रहेगी। इसे हम इस तरीके से लिख देते हैं, जब 1 ही अंक की पुनरावृत्ति या 1 से अधिक अंक की पुनरावृत्ति हो तो बार लगा दिया जाता है। 1 अंक लिख के उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। तो इस बार का मतलब यह होता है कि इसी अंक की अगर 1 से ज्यादा अंक होते तो 2 पे लगाते, तो उन 2 अंकों की बार बार पुनरावृत्ति होती रहती है। तो इसमें शेषफल 0 होता नहीं है। तो परमेय संख्याओं की ये विशेष स्थिति, इसमें दशमलव प्रसार कैसा होता है, दशमलव प्रसार जैसे कि आप देख रहे अशांत है, और बार बार 1 या 1 से अधिक अंक की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति होती है। तो इन्हें अनवसानी आवृत्ति इन्हें क्या कहते हैं, इनका दशमलव प्रसार कैसे होता है, अनवसानी आवृत्ति। इनका दशमलव प्रसार अनवसानी आवृत्ति होता है, मतलब उनका
शेषफल कभी शून्य नहीं आ रहा है और एक ही अंक की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, तो परमेय संख्याओं का ये विशेष प्रकार जिसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अनवसानीय आवृत्ति। अब दशमलव प्रसार में दशमलव प्रसार का एक तीसरा विशेष स्थिति है जिसमें अपरमेय संख्याओं के विषय में है। अपरमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार सदैव अनवसानी अनावृत्ति होगा। और इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर किसी संख्या का दशमलव प्रसार अनवसानी अनावृत्ति है तो वह अपरमेय संख्या होगी। अनवसानी अनावृत्ति का मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब इसका जो है शेष फल भाग देके, ऐसी संख्याएं जिनमें भाग देके शेष फल कभी शून्य ना आए और भाग फल में किसी एक या एक से अधिक संख्या की पुनरावृत्ति भी ना हो, तो वो अनवसानी अनावृत्ति कहलाता है। और ऐसी संख्याएं कौन होती है, अपरमेय संख्याएं होती है। जैसे उदाहरण के लिए हम एक संख्या ले लेते हैं 1.01 001 0001 00001। तो ये इसी तरीके से इस क्रम में आगे बढ़े। तो आप देख रहे हैं कि एक दशमलव इसमें 2 अंक 01 थे। अगर यहां पर 01 दोबारा से आ जाता तो उसकी क्या हो जाती, पुनरावृत्ति हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, यहां पर 1 के स्थान पर फिर से शून्य आ रहा है और किसी भी संख्या की पुनरावृत्ति होते हुए नहीं लग रही। इसलिए क्या है, अनवसानी अनावृत्ति है। आप एक संख्या और ले लेते हैं, जैसे हमारे पास है वर्गमूल 2 का मान, वो है 1.4142 और इसी तरीके से आगे। और इसमें भी किसी संख्या का रिपीट नहीं होता है और शेषफल भी हमारा शून्य नहीं आता है। और एक बहुत ही प्रसिद्ध अपरमेय संख्या है जिसका मान है पाई जिसे कहते हैं, और जिसका मान कुछ 3.141592 और इसी तरीके से आगे बढ़ते जाता है। थोड़ा ध्यान देने वाली बात यह है कि पाई अपरमेय संख्या है, इसका मान जो 22/7 हम मान लेते हैं वो एक कल्पित मान है उसका, क्योंकि 22/7 एक परमेय संख्या है जबकि पाई क्या है, अपरमेय संख्या है। तो ये कुछ प्रारंभिक हमारी जानकारी थी प्रश्नावली 1.3 शुरू करने से पहले परमेय संख्या व अपरमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार से। अब प्रश्नावली 1.3, जैसे कि इसमें पहला सवाल है, उसके अनुसार हमें बताना है कि निम्नलिखित भिन्नों को, इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस रूप का है। तो आप इसमें क्या करेंगे, हर की भागांश में देके आप आसानी से बता सकते हैं। अभी मैंने जो बताया तो 3 में से किसी न किसी एक रूप का वो निश्चित तौर पे होगा, तो आप आसानी से इसको बता सकते हैं। अब है प्रश्न नंबर 2, इसमें लिखा हुआ है 1/7 एक मान दे रखा है और इसका दशमलव प्रसार दे रखा है 0.142857 और उसके ऊपर लिखा हुआ है बार, यानी कि इन संख्याओं का ही रिपीटेशन हो रहा होगा, रिपीट हो रही है ये संख्याएं। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7 3/7 3/7 4/7 5/7 और 6/7 के क्या मान होंगे, के दशमलव प्रसार क्या है, के दशमलव प्रसार। तो इनके दशमलव प्रसार देखने के लिए हम इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए कि हम 2/7 को लिख सकते हैं 2 गुणा गए 1/7 और 1/7 का हमें दशमलव प्रसार दे रखा है यहां पर, तो हम इसको लिख देंगे 2 गुणा गए 0.142857 का बार और इसकी डायरेक्ट यहां
2 की गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2 7 14, 2 5 10 और 1 11, 2 8 16 और 1 17, 2 दूना 4 और 1 5, 2 चौको 8 और 2 एकम को 2। तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.285714। इसी तरीके से हम अगले वाले को भी कर लेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं हम 3 गुणा 1/7 और 3 गुणा गए 0.7, 1/7 को दशमलव प्रसार हमें दे रखा है 1 4 2 8 5 7 का बार और इसमें 3 की हम गुणा कर देंगे 3 7 21, हासिल 2, 3 5 15 और 2 17, हासिल 1, 3 8 24 और 1 25, हासिल 2, 3 दूना 6 और 2 8, 3 चौको 12, हासिल 1, 3 एकम को 3 और 1 4। तो ये आ गया हमारे पास 0.428571 का बार। तो अब ये संख्याएं रिपीट होती जाएंगी। इसी तरीके से आप 4/7, 5/7 और 6/7 का भी दशमलव प्रसार आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब है प्रश्नावली 1.3 का तीसरा प्रश्न। निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P व Q पूर्णांक है और Q बराबर नहीं है 0 की। इसमें पहला प्रश्न है 0.6 का बार, यानी कि यह है 0.666, एक ही अंक की इसमें क्या हो रही है पुनरावृत्ति बार बार होती जा रही है। तो इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे हम इसे x के बराबर मान लेते हैं। माना x बराबर 0.666, इस तरीके से ये चल रहा है। हम दोनों पक्षों में क्या करते हैं 10 की गुणा कर लेते हैं। पक्षों में 10 की गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 10 की गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 10 गुणा x, ये प्राप्त हो जाएगा। और 10 की गुणा इसमें करेंगे तो ये दशमलव का जो स्थान है वो एक स्थान दाईं ओर खिसक जाएगा। तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा 6.666, इस तरीके से ये प्राप्त हो जाएगा। इसको व्यवस्थित रूप में क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है 10x = 6 प्लस 0.666 और इसी तरीके से आगे। पर लेकिन वापस हम इसको देखें तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास x है, तो उसका मान वही रख देंगे 10x = 6 प्लस x। अब इस x का पक्षांतरण करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 10x माइनस x। यहां ये प्लस का है, पक्षांतरण करने पर चिन्ह चेंज हो जाते हैं, तो ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा बराबर 6। 10x में से x गए तो कितना बच गया हमारे पास 9x बराबर 6 और x बराबर हमारे पास क्या आ गया 6/9 और 6/9 इनको सरल करके क्या हो जाएंगे 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 से ही दोनों को काटेंगे तो 2/3 हमारे पास आ गया। x क्या था हमारे पास, x हमारे पास था 0.6 का बार, तो इसका मान कितना आ गया 2/3। तो इसी तरीके से ये बहुत ही आसान है। इसी तरीके से इसमें दूसरा प्रश्न है इसी का जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। कई बार आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा या वार्षिक परीक्षा में ये आसानी से पूछ लिए जाते हैं। इसमें दूसरा प्रश्न है 0.47 का बार। इसमें देखेंगे इसमें एक ही अंक था और एक ही अंक पे बार लगा हुआ था। इसमें 2 अंक हैं पर लेकिन केवल 7 पे बार लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये कुछ इस तरीके से होगा 0.477777, इस तरीके से ये चलेगा। हम इसके लिए भी वही करते हैं, माना x बराबर 0.4777, दोनों पक्षों में में 10 की गुणा करने पर क्या हो जाएगा 10 की गुणा x में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10x
और इसमें करेंगे तो 0.1 स्थान दाईं ओर खिसक जाएगा और हमारे पास मिल जाएगा हमें 4.777 इस तरीके से। अब हमने क्या करना है कि हमने इस 4.777 को कुछ इस तरीके से व्यवस्थित करना है कि हमारे पास कुछ इस तरीके से, जैसे हमने इसको व्यवस्थित करा उसी तरीके से हम इसको भी बनाएंगे, पर हमारे पास x भी बचना चाहिए इसमें। तो हम इसको लिख सकते हैं 4.3, मैंने इसको 7 को इस तरीके से विभाजित कर रहा हूं, और प्लस 0. अब यहां पे 7 है, 7 में से 3 गए, 4 हमारे पास यहां बच गए, और 7 फिर वही रिपीट होते जाएंगे इस तरीके से। अब देखेंगे आप यहां पे ये कितना बच गया, 10x बराबर 4.3 प्लस ये पूरी की पूरी संख्या कौन है, x हमने मानी हुई थी, इसको x ही लिख देंगे, और ये x इसका पक्षांतरण कर लेंगे, ये हो जाएगा 10x माइनस x इक्वल्स टू 4.3, और ये बच गया हमारे पास 9x बराबर 4.3, और x बराबर हमारे पास आ गया 4.3/9। इसको ठीक कर लेंगे, ऊपर नीचे मैं क्या कर लेता हूं, 10 की गुणा कर देता हूं, तो मेरे पास x कितना आ जाएगा 43/90। 10 की गुणा ऊपर करेंगे तो 0.1 स्थान दाईं ओर खिसक जाएगा, ये हो जाएगा 43 और 9.90, और x किसके बराबर चल रहा था हमारे पास 0.47, तो इसका p/q का रूप क्या हो गया